So, welcome to the next lecture of this series. Today, I'm going to discuss about the electric potential and potential energy as well. Uh, what I have to discuss and what I have to ask you, just assume we have two charges, suppose two positive charges, and by some mean we are holding them together. Although they will repel, but we are holding them together. इफ वी विल फ्रीज दिस चार्ज, मान लीजिए आपने इन दोनों को पकड़ा हुआ है और आप इस चार्ज को फ्री कर दें, छोड़ दें, तो क्या होगा? इट विल गेट रिपेल एंड इट विल मूव विद सम वेलोसिटी v. दैट मीन्स दिस चार्ज विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी k. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी या किसी भी तरह की एनर्जी इट कैन नॉट अपेयर फ्रॉम अ मैजिक. दैट मीन्स जब आपका चार्ज मूव नहीं कर रहा था उस वक्त भी यहाँ पर भी कोई एनर्जी थी, एंड बेसिकली दैट एनर्जी वाज द पोटेंशियल एनर्जी. भाई वही तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है. ओके, तो आपको वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. मान लीजिए आपका चार्ज Q1 है और ये आपका चार्ज Q2 है, एंड दैट चार्ज यू आर bring them together from some distance. सपोज करिए कि आपके पास एक चार्ज रॉड है, ओके, और आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इसके पास लाना चाहते हैं. ओके, ये आपका सैंपल चार्ज है Q0. इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि आप ये दोनों चार्जेस इतनी दूरी पर थे कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, उसको आप इन्फिनिटी कह देते हैं. इन्फिनिटी का मतलब लिटरली ये नहीं कि आप मार्स में या यूनिवर्स के दूसरे कोने से किसी चार्ज को लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं. तो आप इस चार्ज को लेके आ रहे हो कहीं ऐसी जगह से जहाँ पर इनके बीच में इनिशियली इंटरेक्शन जीरो था, फिर आप इस चार्ज को यहाँ पर लेके इसके पास में ला के रख देते हो, तो जाहिर बात है इनके बीच में इंटरेक्शन हो गया. इंटरेक्शन का मतलब है कि दे विल गेट रिपेल, और अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो दे विल गेट अट्रैक्ट. इसका मतलब ये हुआ you need some work to bring this charge from infinity to that particular point P. That work infinity is basically gives you the potential energy, and that this negative of this work done will be stored as the potential energy within the charge. वही एनर्जी जो मैंने यहाँ पर बताया था कि जब चार्ज को आप रिलीज करते हो तो ये दूर जाता है, वही एनर्जी है जो इसको लाने में यहाँ खर्च हुई थी, वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है. जैसे जब डैम बनाया जाता है तो जब डैम के अंदर पानी को जमा किया जाता है तो उसको लाने में, डैम को लाने में जो वाटर के अंदर जो एनर्जी थी वो स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और जब डैम को रिलीज किया जाता है पानी डैम से तो फिर वो पानी जो है काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है. तो एनर्जी जो है मैजिक से नहीं आती, कहीं से भी एनर्जी कहीं ना कहीं होती है उसके अंदर. ओके, and the potential at this point P will be defined as this charge potential energy per unit sample charge, which will be equal to, okay, infinity पे potential energy को at point infinity इसको जीरो ट्रीट किया जाता है. ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है बेसिकली. सो ये आइडिया आपका हो गया पोटेंशियल के बारे में. अगर ऑलरेडी कहीं पर फील्ड मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऑलरेडी कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो आप वहाँ पर मान लीजिए किसी चार्ज को I से F तक ले जाना चाह रहे हैं, तो आपने एक चार्ज लिया Q0, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए. मान लीजिए इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था VI था, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था VF था. ओके, देन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q0 delta V. Delta V is the potential difference between final and initial position, and you can write it as Q0 VF minus VI. Okay, so this change in potential energy basically this change in potential is basically known as the potential difference. अच्छा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पाथ कौन सा ले रहे हैं, आप I से F तक जाने में जो चाहे पाथ एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो आपका हमेशा डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे. इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी जो है आपने पाथ कौन सा वहाँ से गवर्न किया था उसके लिए. तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का आइडिया है. इफ़ यू सी पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज
between initial and final position can be written as delta U upon Q naught. So this will be the formula for the potential if we are moving a charge within the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी will be given by this formula. Okay, if you see Q V will be equal to U upon Q. अब इस पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वैसे तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम, लेकिन एक इसकी बड़ी फेमस यूनिट है जिसको आप वोल्ट कहते हैं। तो एनर्जी की यूनिट भी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वोल्ट कूलम हो जाएगी, लेकिन एक एनर्जी की यूनिट जूल है, आपको पता है। एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 electron volt is basically the unit of energy because electron E is the charge and V is the potential, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो एनर्जी होती है। तो इट इज़ ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और V की वैल्यू 1 रखनी होती है, तो इस वक्त भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये यूनिट यूज़ करनी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड और विच विल acquired by an electron when it is moving within the potential of 1 volt. जब 1 वोल्ट के वोल्टेज में आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल में आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लीजिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मान लीजिए ये आपका पॉइंट, ये आपका ओरिजिनल सोर्स है। इस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जिसकी डिस्टेंस R है, और आप जो है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक ला रहे हैं। तो वी नो दैट वर्क, व्हाट विल बी द वर्क। मान लीजिए आपका जो पॉइंट चार्ज है वो यहाँ पर है, और आप इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के स्टेप्स में इसको यहाँ लेके आ रहे हैं। पॉइंट P जो कि पॉइंट जो आपका चार्ज Q नॉट है ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव वेव से रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और DR दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन दिस केस force displacement is in the form of a small radial vector dr, and from the first chapter I have told you F is equal to QE। यहाँ पर जो चार्ज है आपका वो Q नॉट है। दैट मीन्स योर वर्क विल बी इक्वल टू Q नॉट E dr, because E and dr in the same direction, the angle between them will be 0 degree, तो E dr cos theta को cos 0 लिखा जा सकता है। So work will be simply equal to Q naught E, सॉरी या इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए। Therefore potential energy will be equal to, or you can say potential will be equal to and this is the small work because we are doing work in small steps, so the potential difference, or it will be equal to minus वर्क अपॉन चार्ज। ये हमने लिखा था अभी आपके सामने। therefore dV it will be equal to minus E dot dr, or you can say V will be equal to minus E dot dr। इंटीग्रेशन आपने किया है इसको, तो आप इसको लिखेंगे VF माइनस VI।
ये तब है जब आप इस अपने चार्ज को 2 पॉइंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका एक पॉइंट इन्फिनिटी है, अगर आप इनिशियली जो है इन्फिनिटी के ऊपर थे या आप जो है फाइनली इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस में आपका जो एक लिमिट है आपकी वो इन्फिनिटी से चेंज हो जाएगी। जैसे इस केस में था, आप जो है पॉइंट पी से शुरू करके इन्फिनिटी की तरफ जा रहे थे, तो इनिशियली आप डिस्टेंस आर पर थे, फाइनली आप जो है इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे। तो इस केस में जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी वो वी इन्फिनिटी होगी और इनिशियल वैल्यू वी हो जाएगी, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस इनिशियल वैल्यू में आपकी वैल्यू आर थी और फाइनली आपकी जो लिमिट है वो इनिशियली आप पॉइंट पी पे थे, यहाँ से आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप इनिशियली जो डिस्टेंस थी आपकी वो आर थी ओरिजिनल सोर्स से। सो ई की वैल्यू आप रख लीजिए 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। मैंने बताया था दोनों के बीच एंगल सेम है तो डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा। सो वी इन्फिनिटी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 होती है, दैट्स वाई पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वी, 0 माइनस वी विल बी इक्वल टू -1/4 और क्यू, ये तो दोनों कांस्टेंट हैं, इनको आप बाहर ले लीजिए। 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r एंड r टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो इट विल बी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, q/4/0 लिमिट रखिएगा तो ये 1/r आ जाएगा। Therefore potential due to a point charge will be 1/4πε0 चार्ज अपॉन r। तो अगर आपको किसी पॉइंट की वजह से पोटेंशियल देखना है तो आपको उस पॉइंट, उस चार्ज को देखना होगा और उस चार्ज से आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस को देखना होगा। ओके, अब जो हमें देखना है, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इसकी वजह से आपको पोटेंशियल देखना है, तो आपको क्या करना है, सबको बस सम कर देना है, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड so on. So in general it will be equal to 1/4πε0 q1 upon r1 प्लस 1/4πε0, वेक्टर है नहीं तो डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है, r2 एंड so on. So you can write it as, in general it will be the summation I equal to 1 to n particle, इसको मुझे पहले लिखना था 1/4πε0 QI अपॉन R। तो अगर आपका n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी सिस्टम में तो उसका पोटेंशियल आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर आप किसी पॉइंट का, जिसका चार्ज Q है, उसकी वजह से पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं किसी डिस्टेंस r पर, तो उसका जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 1/4πε0 Q अपॉन R, ये हो जाएगा। अच्छा, R ही डिस्टेंस पे, जैसे ये है, ओके। अच्छा, R ही डिस्टेंस पर अगर कोई एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर मौजूद हो, पॉइंट P1 कह लीजिए, इसको P2 कह लीजिए, इसकी डिस्टेंस भी R है, तो जितना पोटेंशियल इस पे था उतना ही पोटेंशियल इस पे भी होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट P3 हो और उसकी डिस्टेंस भी R ही हो तो उस पर ही पोटेंशियल भी ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर कोई और पॉइंट हो, वो भी डिस्टेंस R पर हो, P4, उस पर भी तो पोटेंशियल होगा, वो भी ही रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो डिपेंड करता है वो चार्ज पे और डिस्टेंस पे करता है। सारे पॉइंट्स के लिए चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो अगर आप एक देखें इसको, तो इट विल फॉर्मिंग अ स्फीयर। तो इस चार्ज से सराउंडिंग में, जैसे 2D में आपको सर्किल नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप सराउंडिंग में लेंगे 3D में तो एक स्फीयर बनेगा। तो एक चार्ज के चारों तरफ जो एक कांस्टेंट रेडियस का स्फीयर होगा, उसके हर पॉइंट पे जो होगा आपका पोटेंशियल सेम होगा। और बेसिकली ऐसी सरफेसेस जिन पे पोटेंशियल आपको सेम होता है, अब हम उनको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब जैसे हमने आपको बताया अभी जैसे हमने आपको अभी बताया कि एक चार्ज है अगर, तो इसके सराउंडिंग में एक स्फीयर होगा और भी स्फीयर हो सकते हैं। इन सारे स्फीयर को जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है ऐसे हमेशा। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इन स्फीयर्स की परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर कहीं पर आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे हमेशा इस तरह। ओके, ये हमारा एक डाइपोल है। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल 2d। ओके, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट होता है इसका q चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द चार्ज। यानी कि अगर ये चार्ज q है तो ये भी चार्ज q ही होगा, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आप इस डाइपोल की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो, सॉरी। तो मान लीजिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस r1 है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r2 है, और इसका जो सेंटर है वो आप यहाँ से मान लीजिए इसकी डिस्टेंस r है। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस चार्ज V1 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R1 स्क्वायर। पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। मैंने बताया था कि आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल करते वक्त साइन को लेना है, साइन मैटर करता है। तो जो नेट पोटेंशियल होगा दैट विल बी V1 प्लस V2 एंड इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 माइनस 1/4πε0, माइनस इसलिए आ रहा है जो कि माइनस Q है, वरना प्लस ही है। Q अपॉन Q1 भी Q है और Q2 भी Q है अपॉन R2। ओके, स्क्वायर कहाँ से आ गया? सॉरी, नहीं स्क्वायर नहीं होता पोटेंशियल में, फील्ड में होता है। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू 1/4πε0, Q भी दोनों का सेम है तो बाहर आ गया, अंदर रह गया R1 माइनस 1/R2। एक चीज़ याद रखिएगा, अब मैथमेटिक्स है थोड़ी उसमें इन्वॉल्व, तो मैं उसको करना नहीं चाह रहा हूँ, सारा लेक्चर उसी में चला जाएगा। लेकिन याद रखिए R2 माइनस R1 विल बी इक्वल टू 2d cos थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये कैसे आया है? ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है बेसिकली। तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे लेक्चर लंबा हो जाएगा हमारा। और R1 और R2 का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। इसको लॉजिकली ऐसे समझ लीजिए कि R1 थोड़ा सा R से छोटा है और R2 थोड़ा सा R से ज़्यादा है, तो दोनों का प्रोडक्ट नियरली इसके स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, ये दो रिलेशन याद रखिएगा जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनको। तो इट विल बी Q अपॉन 4πε0, इट विल बी R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। अब R2 माइनस R1 की वैल्यू 2d cos थीटा हमने ली है, होती है, ली के रहेगी, इसका इक्वल आएगी मैथमेटिकली निकल के। तो इट विल बी इक्वल टू 2d cos थीटा अपॉन R1 R2 का प्रोडक्ट आपका हो गया R स्क्वायर। तो डाइपोल मोमेंट हो गया, तो आपका जो V है बेसिकली ये हो गया 1/4πε0 Q इंटू 2d P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये आपका पोटेंशियल हो गया ड्यू टू अ डाइपोल। अगर मैं देखूं इसमें, अगर आपका पॉइंट P इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन होती है ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ पर है, तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मतलब होगा पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन इट विल बी इक्वल टू 0। अगर आपका P जो है एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन ये होती है, आपको याद होगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, दोनों केसेस में थीटा जो है वो 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो V एट एक्सियल पोजीशन विल बी इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर। ये दो रिजल्ट जो हैं कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप इनको याद रखिएगा। सो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्लियर हो गया। ओके, तो जो अगला टॉपिक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेज हाउ वुड वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1, कोई फील्ड मौजूद नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से ला के यहाँ पर रखते हैं तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो 0 है, कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक दूसरे चार्ज को यहाँ पर लेके आते हैं Q2 को, तो फिर यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि जब Q2 को लाया जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पर Q1 है, और जब Q1 है तो इसका कोई फील्ड है, और फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है Q इंटू V। तो आप जो है लेके किसको आए हैं? Q2 के लेके आए हैं, और पोटेंशियल किसकी वजह से यहाँ पर था? पहले से जो चार्ज है V1। तो ये आपका हो जाएगा Q2
इंटू V1 यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट Q2, मान लीजिए डिस्टेंस इनके बीच की R12 है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पॉइंट चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी 1/4πε0 पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1, इट विल बी Q1 अपॉन R12। तो आपके जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस विच इज़ R12। अगर आप एक तीसरे चार्ज को लेके आए, Q3 को, तो जब Q3 को लाया जाएगा उस वक्त यहाँ पर Q1 भी मौजूद है और Q2 भी मौजूद है। अब तो इसको दो पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना है, यानी कि पोटेंशियल जो है V1 की वजह से भी होगा यहाँ पर, और पोटेंशियल जो है यहाँ Q2 की वजह से भी होगा, Q1 की वजह से भी होगा और Q2 की वजह से होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 1 और 2 दोनों चार्जेस की वजह से होगा। मान लीजिए डिस्टेंस आपकी R13 है और ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए R23 है। तो जो आपका अब जो एनर्जी आएगी, ये तो हो गया अब आप जो है जब सेकंड चार्ज को लेके आए थे, पहले चार्ज को जब लेके आए थे तो एनर्जी आपकी ज़ीरो थी क्योंकि कोई था ही नहीं अगेंस्ट में। जब आप थर्ड चार्ज को लेके आओगे तो फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू Q3, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग QB से Q3 चार्ज को लेके आए, और पोटेंशियल जो है वो 1 की वजह से भी 2 की वजह से भी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी Q3, V1 कितना है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1, आप इसको K मान लीजिए, तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन R13, 1 से जो डिस्टेंस है इसकी अब 13 है, प्लस K Q2 और 2 से जो डिस्टेंस है Q3 की वो है R23। तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो हो गई K Q1 या Q3 Q1, कोई भी ऑर्डर में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ये होगी थर्ड चार्ज को लाने में। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इन तीनों चार्जेस को असेंबल करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो द नेट एनर्जी विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 आपकी ज़ीरो थी, कोई एनर्जी नहीं रही। दूसरे वाले को लाने में जो लगी है वो है K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q2 अपॉन R12। तीसरे वाले को लाने में जो है वो दो एनर्जी यूज़ हुई हैं, K Q3 Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो जो आपकी नेट एनर्जी होगी आपकी 1/4πε0, आप बाहर ले लीजिए, सब में K सब में कॉमन है, और अंदर जो बचा आपका वो क्या बचा, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। इसका मतलब ये है कि इस चार्ज को असेंबल करने के लिए आपको इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखना है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखना है, और इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन भी देखना है। अगर स्क्वायर होता तो फिर आपके पास 6 इंटरेक्शन होते। स्क्वायर या रेक्टेंगल अगर होता, मान लीजिए ऐसे होता Q1 Q2 Q3 एंड Q4, तो आपके पास जैसे ट्राइंगल में 3 टर्म आ रही हैं, स्क्वायर में आपके पास 6 टर्म आएंगी। एक इन दोनों के बीच की Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1, एक आएगी डायगोनल्स के बीच का इंटरेक्शन, तो 6 टर्म आएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है बस, पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल करते वक्त चार्जेस का साइन देखना है, वो मैटर करेगा। चार्जेस का जो साइन है उसके साथ उसको वैल्यू को रखना है, और दूसरा कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज है फिर तो कोई मसला ही नहीं,